देश का सर्वोच्च सदन संसद मानो कि संसद नहीं लेकिन अखाड़ा बन गया हो। जहां कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हल्ला बोला था, वहीं आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर तंज कसे। पिछले कई दिनों से संसद से लेकर सड़क तक अडानी का मुद्दा छाया हुआ है। इस मुद्दे कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसका आज जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण ये एक मंच पर आ गए। मोदी ने यूपीए सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल में सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए सरकार के राज में हुए। उनकी निराशा का कारण यही है कि देश का सामर्थ्य खुलकर सामने आ रहा है। 2004 से 2014 तक यूपीए ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया, लेकिन अब मोदी सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो लगातार विपक्ष उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। आप चुप रहिए। नो नो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। अब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। गुजरात के राजकोट में हमेशा ट्रैफिक से व्यस्त रहती गोंडल चौकड़ी पर बन रहे ओवरब्रिज की कार्यवाही के दौरान क्रेन के ब्रिज से नीचे गिर जाने से हड़कंप मच गया। गुजरात के राजकोट शहर में एक बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई। दरअसल राजकोट में हमेशा ट्रैफिक की समस्या से परेशान गोंडल चौकड़ी पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। ओवरब्रिज बनाने की इस कार्यवाही के दौरान ब्रिज निर्माण में जुटी हुई क्रेन अचानक ब्रिज से नीचे गिर गई। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त कोई वाहन नीचे नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। क्रेन के ब्रिज से नीचे गिर जाने से एक इको कार को नुकसान पहुंचा है।
दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना को लेकर मौके पर हड़कंप देखा गया। 40 फूट ઉપરથી નીચે ક્રેન પડી અને ઉપર એક કોન્ક્રીટનો ગોળો હતો. ગોળાની બાજુમાં ઓવરટેકિંગ કરવા ગયો તો એક વ્હીલ નીચે આવી ગયું. તો મારા નજરની સામે જ મેં જોયું ઉપરથી નીચે ક્રેન પડી. નીચે ઇકોમાં 7 વ્યક્તિઓ બેઠા હતા. તો એ જાતા હતા 1 સેકન્ડનો ફરક પડ્યો, જેથી સાથે 7 વ્યક્તિઓ દબાઈ જાત અને ઉપરથી અવાજ આવ્યો અને ડ્રાઈવરને પકડી અને ખેંચીને અંદરથી કાઢ્યો. મૃત્યુ નથી થયું અને દવાખાને લઈ ગયા છે. ડ્રાઈવરની ભૂલ હતી. ગોળો છે ને ગોળાની બાજુમાં થઈ અને ઓવરટેક કરવા ગયો. ગોળાની બાજુમાં હાલવા ગયો, એક વ્હીલ નીચે આવી ગયું. મારી નજર સામે જોયું અને व्हील नीचे આવ્યું ને ત્રાસી થઈ ગઈ આખી અને सीधे सीधे नीचे આવી ગઈ। ये तो हम सब जानते हैं कि गुजरात के वडोदरा शहर के सबसे बड़े अनाज बाजार का नाम हाथीखाना है, लेकिन इस बाजार का नाम हाथीखाना क्यों पड़ा, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ये तो हम सब जानते हैं कि गुजरात के वडोदरा शहर में हाथीखाना एक होलसेल अनाज बाजार है। यहीं से वडोदरा शहर जिला में अनाज पहुंचाया जाता है। सालों से यहाँ अनाज के गोदाम और अनाज की दुकानें हैं, लेकिन राजा महाराजाओं के जमाने में ये हाथी बांधने का इलाका हुआ करता था। राजा महाराजा अलग अलग प्रांतों से बेहतरीन हाथियों को मंगवाते थे और उन्हें अपनी शान में हाथीखाना में रखते थे। साथियों के साथ आए हुए महावत भी यहीं बस जाते थे। आज भी कुछ ऐसे महावत वडोदरा में पीढ़ियों से बसे हुए हैं, जो हाथीखाना का इतिहास अपने जहन में संजोए हुए है। गायकवाड़ जब अच्छे स्थिर हो गए 1857 के बाद, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि खंडेराव मल्हारराव ने इनका जो ज़माना आया उसमें फिर वो हिंदुस्तान के कोने कोने से हाथी मंगाते थे, अच्छे हाथी, ऊंचे हाथी, खूबसूरत हाथी। तो फिर जो हाथियों के साथ आते थे ना आदमी, वो यहीं सेट हो जाते थे। तो हाथीखाना क्या है, एक एंड है सिटी का, पहले अभी भी एंड ही है। तो ये सब जो भी आते थे वो फिर यहाँ स्थायी हो जाते थे और इस तरह से हाथीखाना बसा। अब वो सब बदल गया। हाथीखाना फिर आज़ादी आई 58 में, हाथीखाना ख़त्म हो गया। उसके बाद में गायकवाड़ सरकार ने गुजरात सरकार को बेच दिया और फिर यहाँ अनाज का गोडाउन, खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति, ये नाम से फिर वो सब गोडाउन थे। पशु बाजार भी था, लेकिन वो भी बंद हो गया। अब खाली गोडाउन है। फिर ये हाथीखाने का बांधकाम हुआ और यहाँ कम से कम 15-20 हाथियों की जगह है। इसमें ऐसा होता है कि नर जो होता है ना, वो 4 महीने बरस में काम नहीं देता। उसके यहाँ कपाल में से रस निकलता है, तो उसको बाहर बांधना पड़ता था। ऐसे 3 थान बाहर थे, अभी गोडाउन में कन्वर्ट हो गए। तो वो महावत लोगों को पता चल जाता है कि भाई भी ये काम नहीं देगा, तो फिर उसको वहाँ बांधते थे बाहर ले जाके। और इस तरह से फिर वो धीरे धीरे मेरी मतलब बचपने में यहाँ मैंने 3-4 हाथी देखे बस, ज़्यादा मेरे पहले मतलब सब खत्म हो गए थे। 15-20 हाथियों का यहाँ वो था। गायकवाड़ महल के अंदर हाथी जिस तरीके से जाते थे, किस तरीके से आप लोग सजवाते थे इसको? हाँ, उसका एक विभाग अलग होता था। उसमें होदा बोलो कि अंबाड़ी बोलो, उसमें मखमल की अंबाड़ी, चांदी की अंबाड़ी, मेन तो सोने की अंबाड़ी थी। तो सोने की अंबाड़ी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हाथीखाने में नहीं रखते थे, उसको वहाँ बग्गी खाना था पोलो ग्राउंड के सामने, वहाँ रखते थे। और सयाजीराव महाराज बहुत दूरंदेश थे। अब वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो 1911 में वाइसरॉय के ऊपर जो होता है लंदन से वो आया राजा, तो उसने यहाँ उन्होंने सोने की अंबाड़ी में उसको बिठा के शहर में फिराया। तो बहुत देखता था वो अंबाड़ी को सोने की। सयाजीराव मांगेगा, तो उन्होंने क्या हुआ कि जैसा ही गया वो दिल्ली वापस, तो रातों रात गलवा डाली सोने की अंबाड़ी। और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से टेलीग्राम आया कि बोले वो अंबाड़ी किसी को देना मत, इनको बहुत पसंद आ गई, ये लंदन ले जाएंगे। तो राजा ने बोले तुमने मेरे को वो टाइम पे नहीं बोला, नहीं तो मैं गलवाता नहीं, मैं तो रातों रात। ऐसा सयाजीराव का बहुत योगदान है हाथी या बड़ौदे के खुशहाली में, प्रजा के कामों में। कि भाई तरक्की का ज़माना है, तरक्की करो,
ऊंचे उठो, लेकिन पैर धरती से पे रखो। अगर पैर भी उठ जाएंगे तुम गिर पड़ोगे। इसके लिए भूतकाल से तो सबक हासिल करना चाहिए। अपना भव्य भूतकाल है हमारा तो यहाँ, और वो इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। आगे तो बहुत आगे दुनिया बढ़ चुकी है तालीम में, आर्थिक में। गुजरात के वडोदरा के सुरसागर में स्थित 111 फीट ऊंचे सर्वेश्वर महादेव को सुवर्ण जड़ित बनाने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा, जिस पर सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी द्वारा आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर की नगरी नरसिंहजीना वरघोड़ाथी, विठ्ठलनाथजीना वरघोड़ाथी, इस्कोनना वरघोड़ाथी અને હવે ગોગરનાથજીના પણ વરઘોડાથી ઓળખાતી હતી। પરંતુ જ્યારથી શિવજીની સવારી શરૂ કરવામાં આવી છે અને ત્યારથી શિવજીની સવારીનું પણ અનોખું આકર્ષણ વડોદરા શહેરમાં રહ્યું છે। કદાચ એવું કહી શકાય કે બધી જ યાત્રાઓ કરતા પણ પ્રભાવી લોકોને જે બધા જ વર્ગના, બધા ધર્મના લોકોને સામૂહિક જોડતી આ શિવજીની સવારી આ મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વ પર જ્યારે નીકળે છે, જે દિવસે ભગવાન શંકર આ પૃથ્વી પર એક અગ્નિના થાંભલા રૂપે પ્રગટ થયા હતા, એ મહાશિવરાત્રિના પર્વ દિવસે સર્વેશ્વર મહાદેવની પણ આ પ્રતિમાનું, સુવર્ણજડિત પ્રતિમાનું અનાવરણ થવાનું છે। આખા દુનિયામાં સ્વર્ણજડિત પ્રતિમા પહેલી ઊભી થઈ હશે અને આટલી મોટી પ્રતિમા, અને જેને સાકાર કર્યું સ્વામીજીના કહેવાથી લોકો આવશે ને જશે, પ્રતિમા અહીંયા ઊભી રહેવાની છે। શિવની સવારી એક વડોદરા શહેરનું નજરાણું બન્યું, શિવજીની પ્રતિમા એક નજરાણું બન્યું, અને હવે સ્વર્ણજડિત પ્રતિમા એક નજરાણું બનશે। જ્યારે આટલું સરસ નજરાણું સુરસાગરની વચ્ચે બન્યું છે, આપણે સુરસાગરને બ્યુટીફાઈ કરવામાં બી કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે, અને હવે ત્યાં સિટી સ્ક્વેર બનવા જઈ રહ્યું છે, કલ્ચરલ સેન્ટર, અને સામે ન્યાય મંદિરનું જે બિલ્ડિંગ હતું, કોર્ટનું બિલ્ડિંગ, એ બી કોર્પોરેશનને સુપ્રત કર્યું છે। ત્યારે આ ટ્રસ્ટે જે સુંદર કામ કર્યું છે, તો કોર્પોરેશનની સાથે રહીને આગળનું આયોજન કરીને આખું સ્ક્વેર બનાવવામાં બી આ ટ્રસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ લે, એવી ટ્રસ્ટને બી વિનંતી કરું છું, અને મેયરશ્રીને બી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ શહેર જ કંઈક જુદું છે। શહેરની અંદર નવનાથના, આ નવનાથની નગરી કહેવાય। 4 દિશા, 4 ખૂણા અને કેન્દ્રમાં ભોલેનાથ બિરાજમાન છે, એ પહેલેથી જ બિરાજમાન છે, ગાયકવાડી સમયથી બિરાજમાન છે। એટલે આ શહેર છે ને એક બહુ બ્લેસ્ડ શહેર કહું તો ચાલે, કે જેને ભોલેનાથના આશીર્વાદ મળ્યા છે, કે આ જે યોગેશભાઈને 111 ફૂટની મૂર્તિ પર સોનું ચઢાવવાની જે કલ્પના પણ આવી ને, એ બહુ મોટી। અત્યારે પણ આપણે વાત કરું છું તો મારા રૂવાડા ઊભા થાય છે। આપણે 5 ગ્રામ કે 10 ગ્રામ સોનાની વાત કરીએ ને તો આપણું તો મગજ પડી જાય, જ્યારે આની અંદર કેટલું બધું વિશાળ સંખ્યામાં, કેટલી મોટી ક્વોન્ટિટીમાં સોનું ચઢાવવાનું, એનો તે વિચાર આવો ને, એ જ મારી દ્રષ્ટિએ એક દિવ્ય વિચાર છે। જ્યારે યોગેશભાઈ પહેલી વખત કીધું કે કૃષ્ણભાઈ આપણે આ કરીએ તો કેવું થાય, મેં કીધું કે તમે આ કલ્પના કરો છો ને, તેના માટે હું તમને ધન્યવાદ આપું છું। તમે ઈશ્વરના કૃપા પાત્ર છો, એટલે તમને આવો વિચાર પણ આવે છે। અમને પણ આનંદ છે કે આવા એક સારા સંકલ્પમાં થોડું ઘણું સહભાગી થવાનો યોગેશભાઈને ટીમે અમને અને અમારા પરિવારને એક તક પણ આપી। અમે એટલા બધા શિવજી ભક્ત તો નથી, પણ આ મૂર્તિ થકી અમને પણ શિવજીની, ભોળેનાથની કૃપાનો પણ અનુભવ થયો છે। છેલ્લા 2 વર્ષમાં અમારા પણ ધંધા રોજગારમાં ભલે કોરોનાનો સમય હતો, છતાં પણ ખૂબ સારી ધારણા કરતા ભગવાને અમને આપી છે। એટલે શિવજીની આ કૃપા અમને પણ આ રીતે પડી છે। એ આગામી 18 તારીખના રોજ, 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય
શિવયાત્રાની શોભાયાત્રા નીકળનાર છે. સાથે સાથે સુરસાગરની મધ્યમાં 111 ફૂટની જે વિશાળકાય સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિમા છે, એ પ્રતિમાને સુવર્ણ આવૃત કરવાનું જે કાર્ય છે તે પણ પૂર્ણ થયું છે. અને તે સુવર્ણમઢિત જે પ્રતિમા છે તેના લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ પણ એ દિવસે રાખવામાં આવ્યો છે. અને ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી અને બીજા અન્ય મહાનુભાવો પણ હાજર રહેનાર છે. અને દર વર્ષની જેમ આ વડોદરા ફરી એક વખત શિવનગરી બની અને શિવમય તમામ નગરજનો શિવમય બનશે અને જે ભક્તિ અને ભક્તિનું ઘોડાપુર ઉમટશે તેવી અમારી બધાને એક આશા છે. અને ભગવાન શિવ તમામ વડોદરા નગરવાસીઓને એમના શુભાશીષ આપે તેવી શિવજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આ દિવસે પરંપરા મુજબ પ્રતાપનગરથી રણમુક્તેશ્વર મહાદેવથી શિવજીની સવારી બપોરે 3:30 વાગે ત્યાંથી શરૂ થઈ નાનું શાક માર્કેટ, માંડવી, નાય મંદિર થઈને માર્કેટ 4 રસ્તા, ત્યાંથી અગ્નિશાંતિ કેન્દ્ર, ત્યાંથી મહારાણી હાઈસ્કૂલ થઈને પ્રતાપ ટોકી મહારાણી હાઈસ્કૂલ પહોંચશે. સુરસાગર મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ 7:15 વાગે થશે. ત્યાંથી ફરીથી યાત્રા શરૂ થશે. ગાંધીનગર ગૃહ અને કોઠીએ ઉદયનારાયણ ભગવાન પાસે આ यात्रा पूरी थी। G20 अंतर्गत देश विदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कच्छ के धोरडो में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के सदस्य विचार विमर्श कर रहे हैं। G20 समिट अंतर्गत कच्छ के धोरडो में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर राज्य में पधारे G20 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहमानों का गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वागत करते हुए कहा कि 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए ये गर्व का अवसर है। विकास में प्रवासन की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया की जीडीपी में टूरिज्म का महत्वपूर्ण योगदान है और गुजरात को समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में टूरिज्म विकास के लिए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत राज्य में टूरिज्म विकास के साथ साथ पर्यावरण समृद्धि का एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है। मुझे विश्वास है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की इस पहली बैठक में विभिन्न देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा टूरिज्म क्षेत्र की चुनौतियों और विकास पर सामूहिक चिंतन व मनन से टूरिज्म क्षेत्र को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी।